गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोगों की एक नई क्लास है जिसका नाम है राज्य की नीति के निदेशक तत्व, है ना? चलिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने पंचायती राज राज व्यवस्था के बारे में पढ़ लिया था और आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी डीपीएसपी के बारे में, है ना? तो जैसा कि आप लोग यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हमने एक शब्द लिखा है राज्य की नीति के निदेशक तत्व। तो अपने नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसे तत्व जो राज्य की नीतियों को बनाने में सहायक होते हैं। ठीक है? जब भी कोई राज्य कोई नीति बनाएगा, कोई कानून बनाएगा, कोई बिल पास करेगा, तो उसमें इन तत्वों का होना स्वाभाविक है और सरकार को ऐसा उसकी नैतिक बुद्धि के हिसाब से भी करना ज़रूरी है। ठीक है? अगर वो चाहे तो कर सकता है, उस पे कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन उसको करना चाहिए। ठीक है? चलिए, अब हम लोग आज की क्लास में देख लें कि आज क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पहले इसको जान लेते हैं। तो जो सबसे पहली बात है वो है संविधान में इसका उल्लेख कहाँ पे किया गया है डीपीएसपी का। और दूसरी बात हमारी ये रहेगी कि डीपीएसपी को हम सबसे पहले एनसीईआरटी के से पढ़ेंगे। उसके बाद जो स्टैंडर्ड बुक्स में बातें लिखी गई हैं उसको हम लोग कल वाली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की जो क्लास हमारी होगी वो होगी एनसीईआरटी सार। एनसीईआरटी में क्या-क्या बातें दी गई हैं? सबसे पहली बात है कि ये डीपीएसपी होता क्या है? उसके बाद इसका मौलिक कर्तव्य से क्या संबंध है? ठीक है? उसके बाद नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों में संबंध क्या है? ठीक है? उसके बाद एक जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो है संपत्ति का अधिकार, जो कि सबसे फेवरेट टॉपिक है यूपीपीसीएस का, आरओ का या अन्य एग्ज़ाम्स का, जहाँ से हर साल एक ना एक सवाल पूछे ही जाते हैं। उसके बाद निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है और डीपीएसपी की नीतियाँ क्या हैं? ठीक है? और उसके बाद 7वां पॉइंट ये है कि ऐसे कौन-कौन से अधिकार हैं जिनके लिए हम न्यायालय में दावा नहीं कर सकते। ठीक? तो ये कुछ बातें हम लोग एनसीईआरटी से पढ़ने वाले हैं। दूसरी बात, जब कल की हमारी क्लास होगी तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड बुक से। तो यहाँ पर जो बातें लिखी गई हैं कि डीपीएसपी का परिचय देख लेंगे, उसके बाद इसके जो तत्व हैं उनका वर्गीकरण कर दिया गया है कि कौन से तत्व आपके उदारवाद में आते हैं, कौन सा समाजवाद में आते हैं। ठीक है? क्योंकि यहाँ से सवाल आपका अभी 2023 में यूपीएससी में पूछा गया पॉइंट नंबर 2 से। ठीक है? तो कल वाली क्लास में इसको हम लोग देखेंगे। बात करेंगे पॉइंट नंबर 3 की कि कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद इसके तहत हैं और उसके बाद जो है नीति निर्देशक तत्वों में किया गया जो संशोधन था उसको जानेंगे। नेक्स्ट हमारा आएगा संविधान के अन्य भागों में उल्लिखित नीति निर्देशक तत्वों के बारे में और लास्ट में जो है कुछ ऐसे भी विद्वान रहे हैं जो इनकी आलोचना किए थे, उनके बारे में भी जानेंगे। तो जब इतनी सारी बातें पढ़ लेंगे फिर उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात आएगी, चौथी बात, कि मूल अधिकार व डीपीएसपी में अगर कभी टकराव होता है तो किसको ज़्यादा मान्यता मिलेगी? देखिए, आपके मूल अधिकार और डीपीएसपी दोनों लगभग-लगभग एक जैसे हैं। अगर हम डीपीएसपी को नैतिक बात कहेंगे तो जो हमारा मूल अधिकार है वह तो भाई अपने अस्तित्व में है ही है। तो अगर कहीं पर इन दोनों में टकराव होता है तो किसको हम ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे? इस बात को जानेंगे पॉइंट नंबर 4 में। अगली बात हमारी है मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों के बीच में क्या अंतर होता है और उसके बाद सबसे अच्छा पॉइंट यूपीएससी का जिसमें ये कहा गया है कि निदेशक तत्वों से संबंधित जो हमारी व्यवहारिक योजनाएं हैं या जो कार्य हमारे हैं जैसे मिड डे मील योजना। तो मिड डे मील योजना जो है वो किसके अंतर्गत आती है? जाहिर सी बात है डीपीएसपी के तहत आएगी। क्यों? क्योंकि उससे समाज का फायदा है। तो जहाँ पर भी समाज को हित में रखते हुए कार्य किए जा रहे हैं वो सारी की सारी जो भी योजनाएं होंगी या कार्य होंगे वो सारे के सारे आपके डीपीएसपी में आएंगे। और उसके बाद इन सब का एक शार्ट नोट पढ़ लेंगे और उसके बाद कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो सीधे आपके एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम अपने इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है? चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात स्टार्ट करते हैं अपनी एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी से स्टार्ट करते हैं, उससे पहले थोड़ी-सी बात ये जान लें कि डीपीएसपी का जो उल्लेख है वो संविधान में कहाँ पे किया गया है। तो इसके बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भाग 4 किससे संबंधित है? तो आप सबको पता है डीपीएसपी से। 2023 का सवाल है, 2022 का भी सवाल है, मिलान करने के लिए आता है कि जो आपका डीपीएसपी है वो संविधान के किस भाग में लिखा गया है। तो पॉइंट नंबर 1 में ही हमने इसको लिख दिया है। पॉइंट नंबर 1 कह रहा है कि भाग 4 में लिखा गया है और अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक लिखा गया है। ठीक है? यहीं पर देखिए छोटा-सा हमने लिख दिया है, निदेश का मतलब क्या होता है? निदेश का मतलब होता है विधायिका और विधायिका का मतलब होता है कानून। ठीक है? चलिए। दूसरी बात कि यह जो हमारा डीपीएसपी है वो कहाँ से लिया गया है? ये कई बार एग्जाम में आपके पूछ लिया गया है कि डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? डीपीएसपी जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है छोटे-मोटे एग्जाम्स का सबसे फेवरेट सवाल है।
कि राज्य की नीति के निदेशक तत्व हमारे संविधान में जो लिखित है, वो किस संविधान से लिया गया है? तो वह लिया गया है आपके आयरलैंड से। दूसरी बात यह है कि अब आयरलैंड ने कहाँ से लिया था? तो उसने जो है स्पेन के संविधान से इसको ग्रहण किया था। ठीक? तीसरी बात कि जो डीपीएसपी की जो अवधारणा हमारी है, यह आयरिश मतलब आयरलैंड के संविधान के अनुच्छेद 45 से लिया गया है। जो आयरलैंड का संविधान था, उसके अनुच्छेद 45 से लिया गया है। ठीक? और जो सबसे बड़ी बात जो जो कि अभी यूपीएससी में पूछा गया था, एज इट इज़ यही सेम लाइन ही आपकी वहाँ पे रख दी गई थी। उसमें क्या था? इन सिद्धांतों का उद्देश्य क्या है? इन सिद्धांतों का उद्देश्य लोगों के सामाजिक और आर्थिक न्याय, लोगों का जो सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना। ठीक है? भाई देखो यार, आपके पास बुद्धि है, ठीक है, मानते हैं आपके पास पावर है, हम भी मानते हैं, लेकिन साथ में अगर आपके पास नैतिकता है, तब तो आप समाज को एक पॉजिटिव रिज़ल्ट या पॉजिटिव दिशा दे पाओगे, है ना? और अगर आपके अंदर नैतिकता नहीं है, तो फिर आप देखो बहुत सारे ऐसे भी सिद्धांत होते हैं, जो समाज में लागू नहीं हो पाते हैं, जिनको हम व्यवहारिक सिद्धांत भी कहते हैं। तो आपका किताबी ज्ञान आपके समाज में किस स्तर पर आपके व्यवहार में उतर पाता है, ठीक है? यह बहुत ज़रूरी है, ठीक है? बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो किताबों में जो आपके समाज में एज़ इट इज़ उतर नहीं पाते हैं, तो उनका कोई ख़ास मतलब नहीं होता है। मतलब उनका होता है जो आपके व्यवहारिक ज्ञान का समाज को अगर बहुत ज़्यादा लाभ मिल पाते, तब तो उसका मतलब है। अदरवाइज़ ऐसा नहीं कि बस आपके पास बहुत ज़्यादा मतलब बुद्धि है, तो आप कुछ भी कर दीजिए, नहीं। अगर आपके अंदर नैतिकता है और उस नैतिकता का एक पॉजिटिव वे में कुछ रिज़ल्ट आता है, तो आप जो एक अच्छा या कल्याणकारी राज्य की बात कर सकते हैं, ठीक है? तो कुल मिलाकर के डीपीएसपी के बारे में यही कहा गया है कि इससे जो है लोगों के सामाजिक व आर्थिक न्याय को सुनिश्चित किया जाए। साथ में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में भी स्थापित करने का उद्देश्य रखता है डीपीएसपी। पाँचवीं बात जो कि बहुत ही गहन बात है, बहुत ही बड़ी बात है, छोटे से सेंटेंस में लेकिन बहुत बड़ी बात लिख दी गई है। लिखा क्या गया है कि मूल अधिकारों के साथ क्या कर रहा है? मूल अधिकारों के साथ नीति निदेशक तत्व संविधान की आत्मा के दर्शन हैं। अगर किसी को संविधान की आत्मा देखनी है, तो किसको देखेगा? वो नीति निदेशक तत्वों को देखेगा। किसके साथ? मूल अधिकारों के साथ में। भाई एक बात बताओ, आप कितने सुंदर हो, आप कितने बलिष्ठ हो, आप कितने ज्ञानवान हो, मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपके अंदर दया कितनी है, परोपकारिता कितनी है, आपके द्वारा लोगों का लाभ कितना जुड़ा हुआ है, आप अपना योगदान समाज में किस स्तर पे दे पा रहे हैं। तो वो आपके आत्मा का दर्शन है। ठीक है ना? उसी प्रकार से संविधान के अगर आत्मा का किसी को दर्शन करना है, तो उसको डीपीएसपी देखना पड़ेगा। ठीक है ना? ये बात है। तो सब मिलाकर के 5 पॉइंट ये रहे और ये सेंटेंस भी आपका कई बार पूछा गया है। ठीक है? कि मूल अधिकारों के साथ डीपीएसपी संविधान की आत्मा के दर्शन है। चलिए, छठवीं बात ये है, अब कुछ महत्वपूर्ण कथन है जो एज़ इट इज़ पूछ लिए जाते हैं कि ये सेंटेंस किसने कहा है। तो पहला सेंटेंस ये है कि ग्रेनविल ऑस्टिन ने निदेशक तत्व और मूल अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा है। ठीक है? ऐसा आ जाएगा सेंटेंस और उसके बाद पूछेगा कि ये किसने कहा है? ठीक है? चलो भाई। नेक्स्ट हमारा है पॉइंट नंबर 2 बी वाला कि डॉक्टर अंबेडकर साहब ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा व हृदय कहा था। ठीक है? संविधान का जो अनुच्छेद 32 है इसको क्या कहा था? संविधान की आत्मा व हृदय कहा था। ठीक? चलिए 32 के बारे में अभी आपको आगे जानकारी मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं एनसीईआरटी में क्या-क्या बातें डीपीएसपी के बारे में बताई गई हैं। ठीक है? चलिए, उसमें जैसे लिखा गया उसको हम उसी की भाषा में लिखने का प्रयास किए हैं, आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहली बात ये, इसकी जो भूमिका है, ठीक है? किस डीपीएसपी का जन्म कहाँ से होता है ना? इसके बारे में कह रहा है कि संविधान निर्माताओं को पता था कि स्वतंत्रता के बाद सबसे बड़ी चुनौती सभी नागरिकों में समानता लाना होगा, है ना? जिससे सबका कल्याण सुनिश्चित
किया जा सके। होता क्या है कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, उसके पहले हमारे हमारे जो समाज में है, वर्ग संघर्ष की स्थिति बनी हुई थी। कोई कहता कि हम बहुत बहुत पैसे वाले हैं, या हम बहुत बुद्धि वाले हैं, हम बहुत ऊँची जाति के हैं। तो इस तरह की बातें हमारे समाज में फैली हुई थी, ठीक है? इनको दूर करने के लिए, इनको ठीक करने के लिए, इनको बैलेंस करने करने के लिए जब हमारा संविधान बन रहा था, उस समय लोगों के पास एक बहुत बड़ी एक चुनौती थी कि अभी तक तो ठीक था, कोई बात नहीं थी। लेकिन अब जब हम एक अपना संविधान बना रहे हैं, तो आगे क्या होगा? क्या आगे भी ऐसी ही परिस्थितियाँ बनी रहेंगी, या इन परिस्थितियों को हम दूर कर सकते हैं? तो इसके लिए जो है, इन्होंने एक कल्पना, एक संकल्पना लाई कि हमको इस प्रकार से अपने संविधान को बनाना है कि कल को ये बात ना होने पाए कि हम बड़े हैं और वो छोटे हैं, या वो छोटे हम बड़े। ये भावना ना आने पाए। उसी के लिए उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति समान हो और सबका कल्याण एक जैसा ही हो। इसके लिए हम कुछ ऐसा प्रयास करें ताकि हमारा फ्यूचर जो है और अच्छा हो पाए। ठीक है? तो उसी को देखते हुए इन्होंने डीपीएसपी की संकल्पना प्रारंभ की। तो वही बात यहाँ पे लिखी जा रही है कि स्वतंत्रता के बाद सबसे बड़ी जो चुनौती हमारी होगी, वह सभी नागरिकों में समानता का भाव पैदा कर पाना। ठीक? दूसरी बात, इस समस्या के हल के लिए कुछ नीतिगत निर्देश अथवा नैतिक निर्देश भी ज़रूरी हैं, लेकिन संविधान निर्माता इन निर्देशों को भावी सरकारों के लिए बाध्यकारी नहीं बनाना चाह रहे थे। भाई देखो, अगर बाध्यकारी कर देंगे तो फिर दिक्कतें हो जाएँगी। तो इस नाते हम बाध्यकारी नहीं बनाना चाह चाह रहे थे, और हम ये चाह हम और संविधान सभा के लोग ये उम्मीद करते थे, अपेक्षा करते थे कि ऐसी भावना सरकार बनाने वालों के अंदर पहले से होनी चाहिए कि वह सबका लाभ देखते हुए, सबका कल्याण देखते हुए अपनी नीतियों को बनाए। ठीक है? तीसरी बात यह है कि अतः संविधान में कुछ निदेशक तत्व शामिल किए गए, जिन्हें लेकिन उन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू करवाने की व्यवस्था नहीं की गई। कुछ ऐसे नैतिक कर्तव्यों को डाला गया, कि ऐसी नैतिक बातें डाली गई कि जब भी कोई सरकार अपना कोई नियम बनाए, कोई कायदा बनाए, कोई कानून बनाए, तो उसमें इन बातों को शामिल कर ले। लेकिन कभी कोई व्यक्ति इसके खिलाफ न्यायालय ना जाने पाए कि सर आपने तो लिखा था, इसके लिए जो है हम इसको न्यायालय से लागू करवाएँगे। ऐसा ना होने पाए। ठीक है? अर्थात यदि सरकार किसी निर्देश को लागू नहीं करना चाहती, तो हम न्यायालय में जाकर के यह माँग नहीं कर सकते कि उसे लागू करवाने के लिए न्यायालय सरकार को आदेश आदेश दे। ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए भाई, उसके बाद पॉइंट नंबर 4 कह रहा है कि इसीलिए कहा जाता है कि नीति निदेशक तत्व वाद योग्य नहीं हैं। देखो, और ये संडेस आपका कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है? कि आपका जो नीति निर्धारक तत्व है, जो डीपीएसपी है, वह जो है वाद योग्य नहीं है। अर्थात यह संविधान का एक ऐसा हिस्सा है जिसे न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। ठीक है? डीपीएसपी लिख कर के भी रख दिया गया है, इसको आपके बारे में बता भी दिया गया, लेकिन यह वाद योग्य नहीं है, इसको आप न्यायालय से जाकर के लागू नहीं करवा सकते। ठीक? बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, तो इसमें का अब देखो, ऐसा क्यों किया इन लोगों ने, ये बात यहाँ पे लिखी गई है पॉइंट नंबर 5 में। कह रहे हैं कि संविधान निर्माताओं का मानना था कि नीति निर्देशक तत्वों के पीछे नैतिक शक्ति है, और वह सरकार को बाध्य करेगी कि सरकार नीति निर्देशक तत्वों को गंभीरता से ले। वो ऐसा मान के चल रहे थे कि जो भी हमारी सरकार होगी, वह क्या होगी? वह बुद्धिमान होने के साथ-साथ उसके अंदर नैतिक क्षमता भी होगा, नैतिक गुण भी होंगे, कि वह जब भी कोई नियम बनाएगा तो वो इन तत्वों को शामिल करके ही बनाएगा, ऐसी उनकी अपेक्षा थी। ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं कि नीति निर्देशक तत्व कौन-कौन से हैं, ठीक है? पहला पॉइंट ये कह रहा है कि वे लक्ष्य और उद्देश्य जो एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए। मतलब अगर किसी बात का हमारे समाज के साथ जुड़ाव है, कि उससे हमारे समाज को एक पॉजिटिव वाइब मिल रही है, एक उससे हमारे समाज को फ़ायदा हो रहा है, तो उसको हम नीति निर्देशक तत्व मानेंगे। दूसरी बात, कि वे अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा भी मिलने चाहिए। कुछ ऐसे भी अधिकार होने चाहिए जो उसको मूल अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए, उनको हम नीति डीपीएसपी मानेंगे। और तीसरी बात ये है कि और वे नीतियाँ जिन्हें सरकार को स्वीकार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सरकार अपने मनमानी से काम करे, है ना? कुछ ऐसी भी नीतियाँ होनी चाहिए जिसके लिए सरकार भी क्या करे? उसे स्वीकार करे। ठीक है? अब उनमें से जैसे, अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसे कौन-कौन सी नीतियाँ हैं या कौन-कौन से अधिकार हैं, है ना? तो वो चीज़ें हमने यहाँ पे लिखने का प्रयास किया है कि समय-समय पर सरकार ने कुछ नीति
निदेशक तत्वों को लागू करने का प्रयास किया है, जैसे अनेक जमींदारी उन्मूलन कानून, है ना? ये डीपीएसपी के ही तहत होना चाहिए। इससे क्या मतलब है, पहले के ज़माने में क्या था कि किसी के पास एक भी एकड़ ज़मीन नहीं नहीं होती थी और किसी के पास हज़ारों एकड़ ज़मीन हुआ करती थी, ठीक है? तो ऐसा जो एक क्या कहते हैं, गैप था लोगों के अंदर, उसको दूर करने के लिए इस कानून को बनाया गया। दूसरा, इसी के तहत एक और नियम बनाया गया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तीसरा, कई फैक्ट्रियों के अधिनियम बनाए गए। चौथा, न्यूनतम मजदूरी निर्धारण कि इससे कम मजदूरी आप किसी को नहीं दे सकते। पहले के ज़माने में क्या था कि अगर मालिक का मन होता तो किसी को ₹100 दे दिए, किसी को ₹5 भी दे दिए और किसी को कुछ भी नहीं दिए और उन तीनों से अपना काम करवा लिए। तो इस नाते एक कानून बनाया गया कि अगर आप किसी से काम करवाएँगे तो एक न्यूनतम मजदूरी होगी जिसको आपको देना ही पड़ेगा, ठीक? ये हो गया। 5वीं बात है, लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया, ठीक है? छठी बात ये है कि एससी-एसटी जातियों के उन्नयन के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। 7वीं बात, शिक्षा का अधिकार कि भाई देखो सबको पढ़ने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि फलाँ बहुत ऊँची जाति के हैं या बहुत पैसे वाले हैं तो उनको ही पढ़ना, बाकी लोगों को जो है खेत में काम करना, ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षा का अधिकार सबके लिए होना चाहिए। 8वीं बात ये है कि पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू करना। 9वीं बात है, रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत काम का सीमित अधिकार दिया जाना चाहिए और ये सबको मिलना चाहिए। और अभी हाल ही में एक और जोड़ा गया है क्या, मिड डे मील योजना, है ना? कि जो मिड डे मील योजना है वो भारत में सबके लिए होना चाहिए, ठीक है? अगर कोई भी गरीब परिवार का बच्चा है और वो विद्यालय में पढ़ने जाता है, किसी गवर्नमेंट स्कूल में, तो वहाँ पर उसके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है? और इस तरह की बहुत बहुत सारे कानून हैं जो इसमें इसके अंतर्गत लाए गए हैं। इतनी बात क्लियर है? चलिए, अब आगे देखते हैं मौलिक कर्तव्यों के बारे में। चलो भाई, मौलिक कर्तव्य के बारे में क्या कहा जा रहा है कि इसी के अंतर्गत नागरिकों के मौलिक कर्तव्य भी लिखे गए हैं भाग 4 का में। भाग 4 के का में, ठीक है? भाग 4 में तो आपका डीपीएसपी है, लेकिन जो आपका का वाला पार्ट है इसमें क्या डाल दिया गया है? मौलिक कर्तव्य लिख दिया गया है। जिसे 1976 में संविधान संशोधन द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया। इसमें 10 कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है कि आपके ऐसे 10 कर्तव्य होने चाहिए जो आपका देश के प्रति या समाज के प्रति आपकी योगदान को दर्शाता हो। लेकिन इसे लागू करने के संबंध में संविधान मौन है। इसके लिए कोई ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती है। मौलिक कर्तव्य हम जब पढ़ाएँगे तो वहाँ पे आपको 10 कर्तव्यों के बारे में बताएँगे और उन 10 कर्तव्यों के बारे में ये कहा गया कि इसको आप लागू करवाने के लिए न्यायालय नहीं जा सकते। ठीक है? ये आपके अंदर नैतिक क्षमता होनी चाहिए कि आप उनको स्वयं में धारण करके अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए अपना योगदान दीजिए। ठीक है? चलो बच्चों, आगे है अपना पॉइंट नंबर 5। इसमें कहा जा रहा है कि नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों के बीच क्या संबंध होते हैं, ठीक है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। इसमें आपका पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 2 ये आपका यूपीएससी में कई बार पूछ लिया गया है। ऐसा ही सेंटेंस पूछा गया है, ठीक है? चलो, हम अभी डीपीएसपी पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे आपको कुछ बातें समझ में आएँगी और कुछ बातें ऐसी भी होंगी जो आपको मूल अधिकार के दौरान समझ में आएँ या मौलिक कर्तव्य के दौरान समझ में आएँ, ठीक है? तो कुछ ही बात का लोड नहीं लेना है, आराम से आपको समझना है। आज आप डीपीएसपी पढ़ लो, कल की या परसों की क्लास में हम लोग मौलिक कर्तव्य के बारे में जानेंगे और उसके बाद जो हम लोग मूल अधिकारों के बारे में समझेंगे, ठीक है? तब हम जब तीनों चैप्टर को एक बार पढ़ लेंगे तब हमारी एक काफ़ी अच्छी जो है समझ इन तीनों के प्रति विकसित हो जाएगी, ठीक है? चलो, जो सबसे पहली बात है वो यही है कि ये एक दूसरे के पूरक के रूप में देखे जा सकते हैं, मतलब नीति निर्देशक तत्व और जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो एक दूसरे के क्या हैं? पूरक हैं। दूसरी बात, जहां मौलिक अधिकार सरकार के कुछ प्रयासों पर प्रतिबंध लगाते हैं तो वहीं डीपीएसपी के कुछ प्रयास या कुछ कार्य उस उन डीपीएसपी उसे कुछ कार्यों को करने की प्रेरणा भी देते हैं। अगर मान लीजिए कोई कुछ ऐसे भी कार्य हैं जो कहता है कि भाई ये तो हमारा मूल अधिकार है, ठीक है? आपके मूल अधिकार को हम मानते हैं। लेकिन अगर आपके मूल अधिकार से बढ़कर के कोई समाज हित है, ठीक है? तो उसके लिए जो है डीपीएसपी आगे आता है। तो डीपीएसपी क्या कहता है कि कुछ ऐसे कार्यों को भी सरकार को करने के लिए प्रेरणा देता है कि ठीक सर मानते हैं, उनका मूल अधिकार है, मैं भी इस बात से सहमत हूँ, मगर डीपीएसपी कहता है कि अगर उनके लाभ से ज़्यादा लाभ समाज का हो रहा है, तो उसके लिए आपको काम
करना चाहिए। ठीक है? तीसरी बात यह है कि मौलिक अधिकार खास तौर से व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षित करते हैं। मौलिक अधिकार क्या करता है? आपके जो इंडिविजुअल अधिकार हैं, जो आपके व्यक्तिगत अधिकार हैं, उनकी क्या करते हैं? संरक्षण उसका करते हैं। लेकिन जो आपका डीपीएसपी है, वो पूरे समाज के हित की बात करता है। जैसे अभी आजमगढ़ में एक हाईवे गया था, तो उस हाईवे में बहुत सारे लोगों के की जो व्यक्तिगत ज़मीनें थी, वो उस हाईवे में गई थी। तो मैं मानता हूँ कि आपके उस ज़मीन से आपका व्यक्तिगत लाभ है, लेकिन आपके उस ज़मीन पर हाईवे बनने से उस क्षेत्र के लोगों का या बहुत सारे लोगों का लाभ जुड़ा हुआ है। ठीक है? तो इस नाते है उस ज़मीन पे जो है हाईवे बनना ज़्यादा क्या कहते हैं इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है? ये बात है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, तो इसमें लिखा है कि लेकिन कभी-कभी जब सरकार नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास करती है, तो वे नागरिकों के मौलिक अधिकारों से टकरा सकते हैं। यह समस्या तब पैदा हुई जब सरकार ने जमींदारी उन्मूलन कानून बनाने का फैसला किया। इसका विरोध इस आधार पर किया गया कि इससे संपत्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है। ठीक है? अब बताओ भाई, मानते हैं कि उससे आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, लेकिन उससे समाज का हित जुड़ा हुआ है ना, तो अगर समाज का हित जुड़ा हुआ है, तो वह सर्वोपरि है। ठीक है? लेकिन यह सोच करके कि सामाजिक आवश्यकताएँ व्यक्तिगत हित से ऊपर हैं, ये देखो बहुत अच्छी बात लिखी गई है पॉइंट नंबर 6 में, कि यह सोच करके कि सामाजिक आवश्यकताएँ व्यक्तिगत हित से ऊपर हैं, सरकार ने डीपीएसपी को लागू करने के लिए संविधान का संशोधन कर दिया। ठीक है? संपत्ति के अधिकार को और अच्छा करने के लिए या लोगों के बीच जो भ्रम था या जो उनकी समस्याएँ थी, उनको दूर करने के लिए संविधान में संशोधन कर दिया गया और संशोधन करने के बाद जो हमारा संपत्ति का अधिकार था, उसको हटा करके कहीं और स्थापित कर दिया गया। अब हम लोग जान लेते हैं कि संपत्ति का अधिकार क्या था और उसको कहाँ पे रखा गया। ठीक है? चलो बच्चों, देखते हैं संपत्ति का अधिकार। जो सबसे पहली बात है वो लिखी गई है कि मूल संविधान में संपत्ति अर्जन, स्वामित्व और संरक्षण का मौलिक अधिकार दिया गया था। क्या कह रहा है कि मूल संविधान जब हमारा संविधान बना था उस समय संपत्ति का अर्जन करना, ठीक है, उसका स्वामित्व बनाना और उसका संरक्षण करना, यह हमारा मौलिक अधिकार था। लेकिन संविधान ने स्पष्ट करते हुए कहा कि सरकार लोक कल्याण के लिए संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है पॉइंट नंबर 1 में। कह रहा है कि मूल संविधान में संपत्ति का अर्जन, स्वामित्व और संरक्षण का मौलिक अधिकार दिया गया था। लेकिन संविधान में स्पष्ट कहा गया कि सरकार लोक कल्याण के लिए संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है। अगर समाज का लाभ उससे जुड़ा है, तो उसके लिए वो आपकी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है। दूसरी बात यह है कि मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी के मध्य विवाद के केंद्र में यही अधिकार था। अब देखो, मौलिक अधिकार और डीपीएसपी के मध्य जो विवाद वाली स्थिति थी, उसमें आपका यही अधिकार था। अब देखो, आखिरकार 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में संपत्ति के अधिकार को संविधान के मूल ढांचे का तत्व नहीं माना। अभी तक क्या था? जो संपत्ति का अधिकार था वो हमारे संविधान का में जो है एक क्या था, उसकी मूल विशेषताओं में शामिल था। मगर जब 1973 में एक केस किया गया, तो उस दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि जो संपत्ति का अधिकार है वह संविधान के मूल ढांचे का तत्व नहीं है, और कहा कि संसद को संविधान में संशोधन करके इसे प्रतिबंधित किया या करने का अधिकार है। संसद को इसको बदलने का अधिकार है। अब हुआ क्या कि 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया और संविधान के अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत उसे एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्लियर थी बात? बताइए भाई, सहमत है इस बात से? जब संपत्ति के अधिकार की जब बात होती है, तो हमारा मूल संविधान ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर है, तो उसको संपत्ति का अर्जन करने का अधिकार है, उस पे अपना स्वामित्व जताने का अधिकार है, उसका संरक्षण करने का उसका मूल अधिकार है। लेकिन अगर संविधान में अगर सरकार चाहे तो वह लोक कल्याण के लिए आपकी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है। ठीक है? और इसी को लेकर के जो है जनता पार्टी की सरकार आती है 1978 में और 44वां संविधान संशोधन किया जाता है 1978 में। और ये सवाल कई बार पूछा गया कि संपत्ति का अधिकार कब हटाया गया? तो वो हटाया गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 के दौरान। ठीक है? और उसको हटा करके जो है अनुच्छेद 300 का में ला करके एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक?
उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्य क्या हैं। बोलो भाई, अगर ये इतना ही इम्पोर्टेंट है तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य देखो क्या-क्या है। जो सबसे पहली बात ये है कि लोगों का कल्याण करना, ठीक है? मतलब हम जब भी कोई नीति डीपीएसपी की बात करेंगे तो उसमें लोगों का कल्याण निहित होगा सबसे पहले, ठीक है? दूसरी बात, लोगों का सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय भी उसमें निहित होगा। तीसरी बात, जीवन स्तर को ऊँचा उठाना। ठीक? और इसके बाद है आपका संसाधनों का समान वितरण होना चाहिए। भाई देखो ऐसा ना हो कि किसी के पास ज़्यादा ज़मीन और किसी के पास कम ज़मीन या कोई बहुत अमीर या कोई बहुत गरीब, तो ऐसा ना होने पाए। लोगों में समानता आए इसके लिए डीपीएसपी इम्पोर्टेंट है। और जो सबसे बड़ी बात है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। ये इसके क्या हैं? उद्देश्य हैं। नीतियाँ क्या-क्या हैं? डीपीएसपी की नीतियाँ क्या हैं? मतलब डीपीएसपी के तहत आप कैसी किस प्रकार की नीतियाँ बना सकते हो? तो देखो, सबसे पहली बात समान नागरिक संहिता, ठीक है? समान नागरिक संहिता मतलब सभी व्यक्तियों की अगर कोई देश का नागरिक है, तो देश के जितने भी नागरिक हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, किसी भी कास्ट का हो, उसका आर्थिक स्तर कैसा भी हो, उसका सामाजिक स्तर कैसा भी हो, सब में समानता होनी चाहिए। लेकिन ऐसा हो पाना संभव नहीं है क्योंकि हम या कोई अगर हिंदू है तो उसका जो कल्चरल बैकग्राउंड रहा है, उसका उसका जो सांस्कृतिक इतिहास रहा है, वह कुछ और हो सकता है। कोई मुस्लिम है तो उसका जो सांस्कृतिक इतिहास कुछ और हो सकता है। हमारे यहाँ पूजा-पाठ की पद्धतियाँ अलग हैं, उनके यहाँ नमाज़ पढ़ने की पद्धतियाँ अलग हैं। हमारे यहाँ शादी-विवाह की पद्धतियाँ अलग हैं, उनके यहाँ शादी-विवाह की पद्धतियाँ अलग हैं। ठीक है? तो अब सबको एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे ला पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है? लेकिन ऐसा कुछ राज्यों में अभी तक हो पाया। अभी तक सिर्फ़ 2 राज्य ऐसे रहे हैं जिसमें हो पाया है। उन राज्यों का नाम आप कमेंट करके बता सकते हैं। एक का नाम मैं बता देता हूँ गोवा और दूसरा आप बता दीजिएगा, है ना? तो समान नागरिक संहिता का पालन करना या उसको लागू करवाना ये डीपीएसपी की नीतियों में शामिल है। जो दूसरी बात है वो है मद्यपान का निषेध मतलब शराब पीने पे पाबंदी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तीसरा, घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना। जो हमारे जो कुटीर उद्योग हैं, जो हमारे लघु उद्योग हैं या जो हमारे छोटे स्तर पर जो उद्योग हैं, जो हमारे ग्रामीण स्तर के उद्योग हैं, उसको बढ़ावा देना। क्यों? क्योंकि उससे जो हमारा देश के नागरिक हैं उनको क्या मिलेगा? और सपोर्ट मिलेगा। छठवीं बात, उपयोगी पशुओं को मारने पर रोक, जैसे गाय, भैंस है या बकरी है, इनसे हमको दूध मिलता है ना? या और भी जो जो भी जानवर हैं, जो हमारे प्रकृति के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उनको मारने पर रोक लगनी चाहिए। और 7वीं बात ये है कि ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन मतलब ग्राम पंचायत जो है, उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। तो इतनी सारी नीतियाँ जो हैं डीपीएसपी की हैं, ठीक? और आज की क्लास का जो सबसे लास्ट पॉइंट है वो ये है कि ऐसे अधिकार जिनके लिए न्यायालय में दावा नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहला है पर्याप्त जीवन यापन। दूसरा, महिलाओं व पुरुषों को समान काम की समान मजदूरी। तीसरा हमारा है आर्थिक शोषण के विरुद्ध अधिकार। और चौथा है काम का अधिकार या रोजगार का अधिकार। देखो ये सवाल आपका यूपीएससी में अभी 2023 या 22 में पूछा गया था कि रोजगार का अधिकार क्या हमारा मूल अधिकार है? जी नहीं है। और इसको क्या हम लागू करवा सकते हैं न्यायालय में जाकर के? तो वहाँ पर भी नहीं लागू करवा सकते। क्यों? क्योंकि ये डीपीएसपी का विषय है। रोजगार का अधिकार ये जो है डीपीएसपी का विषय है, तो इस नाते हम कोर्ट में जा करके इस पर कोई कानून नहीं बनवा सकते। ठीक है? और जो छठी बात ये है कि 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, देख-रेख और शिक्षा। ठीक है? तो ये कुछ बातें जो है आज की क्लास में आपको पढ़नी थी। और इसके माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि एनसीईआरटी कक्षा 11 में जितनी भी बातें लिखी गई थी, वो बातें हमने यहाँ पे आपको पढ़ाने का, बताने का काम किया है, ठीक है? अब जो हमारी कल की क्लास होगी, वो होगी स्टैंडर्ड बुक से, जैसे कि एम लक्ष्मीकांत साहब की किताब आती है, डीडी बसु साहब की किताब आती है, कुछ और भी किताबें आती हैं जिनसे कल की क्लास हम लोग अपनी प्रारंभ करेंगे, ठीक है? तो ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी चीज़ें कल की क्लास में। धन्यवाद।